ड्रामा के स्टार्टिंग में हम इस कहानी के कपल लो और एनी को रोमांस करते हुए देखते हैं। उनके पैशनेट रोमांटिक सीन के साथ हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है। लो एनी से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। एनी उसे कहती है कि मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ मुझे प्रेग्नेंट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग लो जीजी से ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि एनी ने उसे हायर किया हुआ है। वो उससे पूछता है तो उसका सर्विस कैसा था। एनी कहती है बहुत ही सही। तभी न्यूज़ पर उसकी सौतेली सिस्टर जीजी के बारे में बातें चल रही होती है। उसकी फैमिली में कोई उसे पसंद नहीं करता। उसके डैड ने जीजी की मॉम से शादी की थी एनी की मॉम के जाने के बाद, और वो अपनी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और ये सोचते हुए वहाँ से निकलती है। अब वक्त है जो उसका है उसे लेने का। उसके ग्रैंडफादर गुजर गए थे, उसके बाद कंपनी बिल्कुल इधर उधर थी। इधर उसकी जाति हम लोग देखते कि लुओ कोई नॉर्मल प्ले बॉय नहीं था। वो खुद एक रिचेस्ट सीईओ था और वो इनडायरेक्टली एनी का हेल्प कर रहा होता है। और एनी जब रेडी होकर के ऑफिस निकल रही थी तो लुओ एमी जब रेडी होकर के ऑफिस निकल रही थी तो लू उसे वापस से रोकता है। वो दोनों एक बार फिर यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि लू नोटिस करता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो एनी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता है, साथ ही में ब्रेकफास्ट में से कुछ उसे निकाल करके अपने हाथों से खिलाता है। एनी उसे कहती है ये क्या है, ये बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पर लू उसे कहता है एक्चुअल में ये एक एंटीडोट है। एनी कहती है लेकिन एंटीडोट क्यों? वो उसे कहता है क्योंकि तुम्हें किसी ने पॉइजन दिया है। एनी इस बात को शुरुआत में काफ़ी कैजुअली ले रही थी कि मजाक कर रहा होगा, बट वो उसे कहता है कि देखो भले ही मैं यहाँ पर तुम्हारे यहाँ प्ले बॉय का काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे मेडिसिन की थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब एनी के लिए काफ़ी मुश्किल वाला बात था। दूसरी तरफ कंपनी में जीजी की मॉम सारे कंपनी के शेयर हथिया रहे होते हैं और यहाँ पर जो एनी का एक्स था वो अब जीजी के साथ था। वो ये चक्कर में था कि एक्चुअल में जीजी को कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। तभी वहाँ पर एनी लोगों के साथ पहुँच जाती है। लोगों ने कहा था मैं भी चलूँगा साथ में तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए, तो वो उसे लेकर के जाती है। जहाँ पर कि सब उसे पूछ रहे थे कि लड़का कौन है। एनी कहती है कि मेरा नया बॉयफ्रेंड है। गौर से कहता है आई नो कि मैंने तुम्हें छोड़ करके जीजी को चूज किया है तो तुम्हें जेलसी हो और तुम ऐसा कर रहे हो। एनी हंसते हुए कहती है कि मुझे जेलसी नहीं हो रहा है, एक्चुअली मुझे अकल आ गया कौन मेरे लिए सही है। जीजी यहाँ पे शेयर्स के बातों पर दिखाती है कि एक्चुअल में ये शेयर्स ग्रैंडफादर ने मेरे नाम किए हुए हैं। एनी उसे कहती है इस बात का असली विल तो मेरे पास है, तो फिर वो शेयर्स तुम्हारे पास कैसे ही आ सकते हैं। लो उन शेयर्स को देखने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे उसे टच करता है तो शेयर्स में आग लग जाता है। उसे कुछ ऐसा केमिकल लोचा किया था। सभी देख के शौक हो जाते हैं। अब उसकी मॉम कहती है लेकिन हमारे पास ये नोटिस है कि सिर्फ 30% शेयर तुम्हें मिले हैं और 20% शेयर यहाँ पर जीजी के पास है। फाइनल लोचा ये है कि जो भी सबसे पहले शादी करके प्रेग्नेंट होगा इस खानदान के आगे बढ़ाने के लिए, बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होगा, उसी को बाकी शेयर्स मिलने वाले हैं और कंपनी के सीईओ का पोजीशन वही हैंडल आउट करने वाला है। यहाँ पर गो को देखते ही लुआ समझ गया था कि इसमें दम नहीं है, इसकी तबीयत अंदर से ख़राब है और ये इम्पोर्टेंट है। वो ये बात गो को हिंट भी करता है लेकिन ये एक लड़के के लिए उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने जैसा, और वो इस बात को काफ़ी कैजुअली ले लेता है कि वो उसे जेलस होकर के उसके बारे में झूठ झूठ बोल रहा है। एनी इन बातों को इग्नोर करके वहाँ से लोगों को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। वो तो बस अब इसी बात पर फोकस कर रही होती है कि वो जितनी जल्दी हो सके प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर ये कंपनी के शेयर्स उसके हो जाएंगे। लेकिन तभी उससे पता चलता है कि जीजी ऑफिस पहुंच करके उसके चीज़ों को वहाँ से फेंक रही है। जो उसके डैड की सेक्रेटरी हुआ करती है वो ऐसे तो एनी का सपोर्ट करती थी लेकिन अब यहाँ पर जीजी के ही कहने पर उसके कंपनी की चीज़ों को निकाल रही होती है। एनी उससे कहती है तुम तो बड़ा मेरे डैड की लॉयल हुआ करती थी, अब क्या हो गया। सेक्रेटरी कुछ बोलती नहीं है। वो कहती है ये आपके डैड का ही ऑर्डर है, जीजी इस ऑफिस में काम करने वाली है। लेकिन लुओ जीजी की चीज़ों को लेकर फेंक देता है और कहता है चलो निकलो यहाँ से, जिस दिन कंपनी का सीईओ बन जाओगे ना उस दिन आना यहाँ पर बात करने के लिए। मजबूरी में जीजी को वहाँ से जाना तो पड़ता है लेकिन वो लोग यहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी को जानते नहीं थे और गू तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में था कि एनी तो उससे इतना प्यार करती है, वो तो बस उसे जेलस फील कराने के लिए दूसरे लड़के के साथ है और कुछ भी नहीं।
और यहाँ पर जीजू को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो उसमें अभी भी तो इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और मेडिकल ट्रीटमेंट देता हूँ, चाइनीज़ मेडिसिन से, जिससे कि तुम थोड़ी नॉर्मलाइज हो सको। साथ ही में यहाँ पर वो उसे इस तरीके से हर्ब्स में बात कराने के लिए लेके जाता है। दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। वो उसे वॉच वगैरह गिफ्ट करती है उसके परफॉर्मेंस से खुश होकर के, लेकिन पता नहीं कि उसे बार बार ऐसा लगता था कि वो नॉर्मल बंदा नहीं है और वो एक्चुअल में रिच है, बट फिर उसे लगता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं कि एनी के लिए लो की कंपनी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो कि उस बंदे से वो मिल नहीं पा रही थी। खुद ही सीईओ यहाँ है तो वो कैसे ही मिल पाएगी। लो एनी का हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो उसका ऑफिस से निकलता है और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हैं कि बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो और एनी की कंपनी में उसके नाम पर भेज दो। उसका सेक्रेटरी भी शौक कि एनी के लिए इतना कुछ कर रहा है, इस चीज़ के लिए ग्रैंडफादर से उसे डांट भी पड़ सकता है, लेकिन वो कहता है बंदी पटाना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। उसका सेक्रेटरी तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तैयार करवाने लगता है। इन बातों से अनजान कि वो किस बंदे के साथ रह रही है, एनी ऑफिस से घर आती है। लो एज यूजुअल हाउस हस्बैंड बन के उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। ये बंदा एनी से इतना प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, और एनी को लोगों के साथ रहने की अब कहीं ना कहीं आदत हो चुकी थी। वो यहाँ पे उसके प्रेजेंस को महसूस करना चाहती थी हर वक्त। वो उसे कहता है तो फिर मुझे अपना रियल बॉयफ्रेंड बना लो, लेकिन एनी के लिए एक काफ़ी टफ क्वेश्चन था क्योंकि सामने एक बंदा ने उसे धोखा दिया है, तो वो तुरंत ही दूसरे पर भला कैसे ही ट्रस्ट कर सकती थी। अगले दिन इनका शेयर होल्डर का मीटिंग था। जीजी को तो पता था कि एनी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेकर के आ पाएगी। अब इससे बात है कि वो ये सर तो बहुत ही आसानी से हारने वाली है। एनी ने एक्चुअल में कोशिश किया था, लेकिन वो उस कंपनी के सीईओ से मिल नहीं पाई थी। हालांकि वो शेयर होल्डर से थोड़ा और यहाँ पर टाइम लेने का कोशिश करती है, लेकिन जीजी और गू कहने लगते हैं हमने एक बार तुम्हें वक्त दिया था और तुम उस वक्त में पूरा नहीं उतर पाई, तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलो जाओ यहाँ से, अब बहुत दिनों से तुमने यहाँ पर ये पोजीशन संभाल लिया, अब बारी मेरी है। ये कह के वो एनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट थैंकफुली तब तक वहाँ पर लू अपने सेक्रेटरी और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहाँ पर आ जाता है। अब उसे देख करके सब सोचने लगता है कि ये तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसकी कंपनी में ये यहाँ क्या कर रही है। शुरुआत में तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो गू के साथ इस कंपनी की डीलिंग करने के लिए आई हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, वो एक्चुअल में एनी के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और वो एनी के साथ डील करना चाहती हैं, तो वो लोग भी शौक हो जाते हैं। एनी खुद शौक थी, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन को दिखाती नहीं है और यहाँ पर काफ़ी खुश होकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। वो खुद ही कंफ्यूज थी कि वो बंदे से तो मिल नहीं पाई, तो फिर वो इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। सारे जो भी शेयर होल्डर्स थे वो एनी के इस टैलेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें अच्छे खासे पैसे आने वाले थे। और यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, एनी ही अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू करेगी ये पोजीशन को, क्योंकि उसने इतना अच्छा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया हुआ। अभी ये देख के जीजी को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और घू भी उसे छोड़ करके बाहर चले जाता है, ये सोचते हुए कि इस तरीके से शायद उसने जीजी को चूज करके गलत किया। एनी एक्चुअल में टैलेंटेड है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कंप्लीट करने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है। लो उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो उसे कहता है कि वो बंदा तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, क्या तुम उसे जानते हो। लो अपना पोल फ़िलहाल नहीं खोलना चाहता था, इसी वजह से वो बहाना कर देता है कि एक्चुअल में मैं उसे पहले से ही जानता था, मेरे दूर का रिलेटिव, इसलिए मैंने उसे रिक्वेस्ट किया तो वो तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो गया। एनी उस पर ट्रस्ट कर लेती है। दोनों ही वहाँ ऑफिस से निकलते हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है कि मानो कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई उन्हें दिखता नहीं है। एनी अपने घर जाती है। यहाँ पर लोगों का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और एनी पर नज़र रखने के लिए कहता है। अगले दिन एनी अपनी फैमिली के कहने के हिसाब से उनसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसके फादर
उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रैंडफादर ने तुम्हें वो शेयर्स दिए हैं तो वो जीजी को दे दो। इस बात पर एनी भड़क जाती है और कहती है क्यों, मुझे एक रीज़न दो कि मैं ये शेयर्स जीजी को दे दूँ। ग्रैंडफादर ने पहली बात कि ये शेयर्स मुझे दिए हैं, दूसरी बात कि मैं समाज सेवा करती नहीं हूँ, तीसरी बात मैं जीजी से ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, रही बात प्रेग्नेंट होने वाली है तो वो भी मैं इससे पहले होने वाली हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा है कि गो से ये बेबी करने वाला कांड हो नहीं पाएगा। उसके फादर इन बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन तभी लुओ सीधे गलने करके आ जाता है और वो उसके फादर पर भड़क जाता है और बोलने लगता है कि जब तक वो जीजी के साथ है जीजी को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है और वो कभी भी ऐसा उसे करने नहीं देगा। लोगों को हाथ में गन देख कर के एक्शन में सब थोड़ा सा डर तो जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, तो वो लोग उल्टे लोगों को ही सुनाने लगते हैं। एनी उसे कहती है खबरदार जो किसी ने कुछ भी लोगों को बोला तो ये मेरा बंदा है। वो अपने फैमिली के सामने उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है। जीजी के मम्मी का कहना था कि ऐसा लड़का हमारे घर का दामाद नहीं बन सकता है। तो एनी का कहना था पहली बात कि तुम तो ढंग से इस घर की बहू बन जाओ, मिस्ट्रेस बन कर आई हो और आई हो मुझ पर हकम चलाने के लिए। इस बात से उसके डैड बहुत भड़कने लगते हैं कि वो उसके सेकेंड वाइफ से ऐसे कैसे बात कर सकती है। एनी उसे कहती है 100 बात की एक बात, मैं ये शेयर्स नहीं देने वाली हूँ और मैं जल्दी ही साबित करूँगी कि ये कंपनी एक्चुअल में मैं ही अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ये कह के वो वहाँ से लुओ के साथ निकल जाती है। उसके डैड जीजी से कह रहे थे कि जल्दी से कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए ले करके आओ, वरना यहाँ पर एनी एक्चुअल में जीत जाएगी। एनी लुओ के साथ बाहर निकलती है और वो उसे उसकी फैमिली के सामने ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। लुओ तो ये दिखा रहा था कि एक्चुअल में वो उसका केयर करना इसका काम है, लेकिन एनी को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब लुओ पसंद आने लगा था और उस पर आँख बंद करके ट्रस्ट करने लगी थी। लुओ का प्यार उसे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देता है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर वो एनी का हेल्प करने के लिए कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था, जहाँ पर कि एनी खुद सोचने लगती है कि लुओ इतना पावरफुल है, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कह रही है वो इतनी आसानी से ला करके दे रहा है, चल क्या रहा है, ये तो मुझसे ज़्यादा अगर पावरफुल है तो फिर ये मेरे साथ क्या कर रहा है। अब लुओ कुछ ना कुछ बातों का बहाना हमेशा बना ही दिया करता था ताकि यहाँ पर एनी को डाउट मत हो कि एक्चुअल में उसकी आइडेंटिटी क्या है। वह एंड में एनी को अपनी ये बात बताना चाह रहा था, वरना वो कहीं उसे नवासुकर से छोड़ के ना चले जाए। वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं। एनी जगती है तो लुओ सो रहा था, वो जगता है तो उसे कहती है कि वो ऑफिस के काम से बाहर जा रही है और वो घर पर उसका इंतज़ार करे। हाँ, जैसे कि वो तो ये करने ही वाला था। नेक्स्ट डे वो सेक्रेटरी एनी से ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो एक्चुअल में जीजी और उसकी मॉम के लिए काम कर रही होती है। ये बात लोगों को डाउट होता है और वो ये अपना डाउट एनी को शेयर करता है। एनी कहती है अगर ऐसा है तो फिर तो हमें उसे पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि वो कभी भी इस बात को मानेगी नहीं। तो थोड़ी देर में उसे बुलाता और एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उसे देता है, इसे संभाल के रख देना, कल ये हमारे काम आने वाला है। ये कहते हुए वो इस तरीके से उसे वहाँ से भेज देता है और वो जाते ही यहाँ पर जीजी को प्रोजेक्ट दे देती है, जिसे लेकर के जीजी बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि अब तो एनी ये शर्त हारने ही वाली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो इस तरीके से कल का प्रोजेक्ट वाला जो प्रोसेस है वो जीतने वाली है। एक्चुअल में उसकी सेक्रेटरी इसलिए जीजी के लिए काम कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम को ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और ये लोग पैसे दे रहे होते हैं। अगला दिन आता है, एनी भी अपने नए प्रोजेक्ट के साथ आती है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। सबसे पहले जीजी यहाँ पर स्टेज पर जाती है और वो अपना इस तरीके से प्रोजेक्ट सबको बताती है। वो खुश थी, लेकिन अगली बारी जब एनी की आती है तो एनी नए प्रोजेक्ट के साथ आती है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में वो ये प्रोजेक्ट वाला जो भी इनका कंपटीशन था वो जीत जाती है। ये देखते ही जीजी शौक हो जाती है कि इसके पास नया प्रोजेक्ट आया कैसे, क्योंकि मैंने तो इसका प्रोजेक्ट चोरी कर लिया था। अब वो सबके सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि अगर बोलती तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाता। इसी वजह से वो चुप रहने में ही भलाई समझती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर जब एनी ऐसा जीत जाती है तो उसका मुंह यहाँ पर ऐसे बन जाता है और उसकी मम उसे शांत कराती है और कहती है नहीं नहीं, अभी हम लोग इस तरीके से उसे इस बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो फिर हमारे लिए ही पंगे बढ़ जाएंगे।
अब यहाँ पर गोको एनी को और आगे बढ़ता हुआ देख करके काफ़ी जेलस हो रहा था और वह जीजी से भी खुद को दूर किए जा रहा होता है। जीजी को भी ये चीज़ें साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ उसके सेक्रेटरी से वो लोग पूछ होते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये उसका प्रोजेक्ट है। उसकी सेक्रेटरी कहती है मुझे नहीं पता है एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पर और किस वजह से इस तरीके से वो इस साइड जीत पाई है। तो फिर वो यहाँ पर इस बात को जाने देते हैं और अगले दिन उसे इस तरीके से पॉइजन, स्लो पॉइजन जो उसे हर वक्त दिया करते थे, उसे देने का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लोगों के हेल्प से एनी इस तरीके से आगे बढ़ी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो उसे थैंक्स भी बोल रही होती है। वो उसे कहता है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही आसान था, मुझे लगता है कि कोई और बात है, कोई और मैटर है। उसे कहता है ठीक है तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये भी सॉल्व कर देंगे। अगले दिन वो सेक्रेटरी को बुलाती है और कुछ नहीं बोलती है। वो यहाँ पर इस तरीके से उसकी टीम में वही पॉइजन मिला देती है जो कि उसकी स्टेप मदर ने उसे देने के लिए बोला हुआ था। अब उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बस एक नॉर्मल सा दवा है, लेकिन एनी उसे पीने की एक्टिंग करने लगती है और वो एक्चुअल में पीती नहीं है। और सेक्रेटरी को तो लगता है कि एक्चुअल में उसने वो दवा पी लिया। उसके जाने के बाद वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसका कहना था कि एक्शन में यहाँ पर हमें अब थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी और तुम्हें बीमार होने के बारे में ऐसे एक्टिंग करना पड़ेगा। एनी इस बात के लिए मान जाती है। लोगों ने यहाँ पर चेक किया था, एक्चुअल में इस टी में पॉइजन मिला हुआ था और जीजी और उसकी मोम को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया था। वो लोग हॉस्पिटल जा कर के देखते हैं तो एनी एक्चुअल में हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी। ये देखते ही वो लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब शेयर होल्डर्स को कंट्रोल करना ज़्यादा ही आसान हो गया है। और यही सोचते हुए वो लोग सीधे कंपनी के लिए पहुंच जाते हैं। उनके जाते ही इस तरीके से एनी उठती है और कहती है कि ये तो हद ही हो गया, एक्चुअल में इन लोगों ने मुझे सच में पॉइजन दिया था और देखो तो सही यहाँ पर ये लोगों तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। अब लोग यहाँ पर इनोसेंट होकर के ऐसे ही दिखा रहा होता है कि एक्चुअल में कि ये बेचारी ऐसे हॉस्पिटल में है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, फलाना निमकाना पूरा कर रहा होता है। उनके जाते ही वो इस तरीके से होश में आता है और एक्टिंग कर रहा होता है कि हम यहाँ पर अब इसे सबक सिखाएंगे। ये करते हुए जैसे जैसे लोग कह रहा होता है वैसा वैसा है नहीं बिल्कुल करने के लिए तैयार थी। और फाइनली यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब कंपनी जा कर के उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीजी के मम्मी से समझा रहे होते उसे कैसे न कैसे करके यहाँ पर प्रेग्नेंट होना पड़ेगा गो के बेबी को लेकर के, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वाला मैटर ठीक भी हो जाता है तो फिर वो इस तरीके से जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी बाकी के शेयर्स उसे नहीं मिलेंगे। वो कहती है कि मॉम मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ एनी कंपनी जाने के लिए रेडी हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर अब इस तरीके से कंपनी में उन्हें जा कर के अपना इम्पोर्टेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी में जीजी की जो मॉम थी वो जा कर के सबको कह रही होती है कि एनी अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है तो तुम लोग बेहतर होगा कि हाँ जीजी को ही कंपनी का सीईओ का पोजीशन दे दो, वरना ये कंपनी ऐसे डूबने ही वाली है। हालांकि वो लोग इस बातों का भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। अब तक तो एनी बिल्कुल ठीक थी, ऐसा अचानक से उसे क्या ही हो गया। लेकिन तभी हम लोग देखते कि एनी वहाँ पर पहुँच जाती है। जो कुछ एक दो इक्के दुक्के शेयर होल्डर यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे कांड किया है, एनी उन्हें सबक सिखाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे खिलाफ बोलने का कोशिश भी किया तो यहाँ पर तुम लोगों के लिए ये बातें सही नहीं होंगी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी जब यहाँ पर उन शेयर होल्डर्स को उनके राज बता रही होती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं ये राज पब्लिक कर दूंगी और सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो वो लोग डर जाते हैं और एनी को सपोर्ट करने लगते हैं। साथ ही में यहाँ पर एनी कहती है मुझे अच्छे से पता है कि जीजी तुमने और तुम्हारी मॉम ने क्या किया है, तुम्हारा अब कांड सामने आने वाला। वो लोग समझ नहीं पाते कि जीजी को पता चल गया कि जो स्लो पॉइजन एक्शन में उसकी बॉडी में है वो स्लो पॉइजन किसी और ने नहीं, जीजी और उसकी मॉम ने ये मिलकर के दिया है। तो वो लोग इस बात से घबराने लगते हैं क्योंकि अगर ये बात सामने आता है तो अब इससे बात है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसी वजह से वो लोग इस बात से बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे होते हैं। लेकिन नैनी के सामने इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिलहाल के लिए तो वो लोग यहाँ शेयर होल्डर की मीटिंग से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो लोग सोच रहे होते कि एनी को अब रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए खतरा बनती जा रही है। जो जीजी की मॉम थी वो सबसे बड़ी मास्टरमाइंड थी ये सारे कांड के।
एनी घर पहुंचती उसका आज का दिन काफ़ी अच्छा गया था, वो काफ़ी खुश थी। लुआ इस तरीके से उसके लिए फूड प्रिपेयर करके रखा हुआ था और एनी को बिल्कुल एक घर वाली फीलिंग वो दे रहा होता है। वो लोगों के साथ अपने एक फ्यूचर को देख रही होती है, लेकिन लोगों की जो आइडेंटिटी थी वो उस वजह से उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना पा रही थी। अभी भी तो उसका दिल टूटा था ना गो से, फिर भी वो लुआ के साथ ही रहना चाह रही होती है। लुआ से कहता है कि जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा तो मैं सारे सिचुएशन में तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए। दोनों के बीच यहाँ पर बहुत ही मस्त वाले रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होते हैं। अगला दिन आता है। नेक्स्ट सीन में लुआ एनी को वहाँ से लेकर के जा रहा होता है और यहाँ पर अपन दोनों ने फाइनली प्लान किया था कि जीजी और उसकी मॉम को कंपनी से निकाल देना है, ताकि यहाँ पर फाइनली वो अब इस तरीके से कंपनी का सीईओ का पोजीशन संभाल सके। जो जीजी की मॉम होती है वो उसकी सेक्रेटरी को वापस से एनी के ख़िलाफ़ काम करने के लिए बोल रही होती है और प्लान बना रही होती है। उस सेक्रेटरी की मजबूरी हो रही थी, तभी एनी उस सेक्रेटरी को मिलने के लिए बुलाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं एनी को सच्चाई पता तो नहीं चल गया, और डरते डरते उससे मिलने के लिए जाती है। एनी टू द पॉइंट आके बात करती है कि देख बहन, तू मेरे ग्रैंडफादर के साथ बहुत ही लॉयल्टी से काम की, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रखा था। बट ये बताओ कि आखिरकार मुझसे कहाँ गलती हो गई जो तुम मुझे ऐसे धोखा दे रही थी। तुमने मुझे पॉइज़न दिया, मेरे प्रोजेक्ट को मॉम को ले जा कर के दिया। अब तुम बताओ कि कैसे तुमने क्यों किया। इस बात से वो काफ़ी घबरा जाती है और कहने लगती है मुझे नहीं पता था कि वो पॉइज़न है। और दूसरी बात, जीजी और उसकी मॉम ने एक्चुअली मुझे ब्लैकमेल किया था। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी, मेरी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा था। एने से कहती ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। तुम यहाँ पर जाकर के जीजी और उसकी मॉम के खिलाफ़ सारे सबूत लेकर के आओ। जो कुछ भी वो लोग कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं, तुम्हें उनके सामने यही दिखाना है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और जो सब कुछ चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलने देना है। उसकी सेक्रेटरी से माफ़ी मांग करके एनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैम, आज से जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बदले में यहाँ पर एनी कहती है ठीक है, बदले में मैं तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट का जिम्मा उठाती हूँ। तो उसकी सेक्रेटरी इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है। अब उससे जीजी और उसकी मॉम से ब्लैकमेल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके जाते ही लुआ यहाँ पर आता है और कहता है कि क्या ये लड़की ट्रस्टवर्दी है। एनी कहती है कि हाँ, मैं इसकी दुखती रग को जानती हूँ। जिस वजह से जीजर उसकी मॉम के साथ इतनी गालियाँ खाने के बाद ही काम कर रही थी, वो प्रॉब्लम अगर मैं ही सॉल्व कर दूँ तो फिर उसे उनके साथ तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लुआ धीरे धीरे करके यहाँ पर कब एनी के कंपनी के कामों में भी उसका हेल्प करने लगा था, ये बात तो एनी भी नोटिस नहीं कर पाती है और वो लुआ के टैलेंट से कहीं ना कहीं इम्प्रेस भी थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसके डैड एनी से मिलने के लिए आते हैं। उसे कह रहे थे कि शाम में मैं एक ग्रैंडफादर जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे तुम्हें मिलने के लिए लेकर के जाना चाहता हूँ। वो अपने बर्थडे का पार्टी दे रहे हैं, उन्होंने फैमिली को इनवाइट किया। हम एनी को वो इन्विटेशन दे करके वहाँ से चले जाते हैं। एनी सोच रही थी कि उसके डैड पर उसकी इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, ज़रूरी ये लोग कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं। हालांकि उस पार्टी में जाने का डिसाइड कर दिए। ये लोग घर पर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअल में जो उस बूढ़े इंसान का पोता था, रूमर तो यही थे कि वो इम्पोर्टेंट है। इसमें इट मीन्स कि वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इस वजह से वो लोग एनी की शादी उससे कराना चाह रहे थे ताकि वो कभी प्रेग्नेंट ही ना हो पाए और जीजी ऐसा जीत जाए। इस वजह से एनी इस तरीके से उनके घर जाती है, जहाँ पर कि गो भी जीजी के साथ आया हुआ था। अब एनी को वो लोग कह रहे होते हैं कि जिस पार्टी में हमें जाना है वो पार्टी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, और वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एनी उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, कहती है मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो ऑफिस ड्रेस में ही ग्रैंडफादर से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पर ग्रैंडफादर अपने पोते की बहुत बड़ाई कर रहे थे, वो बहुत ही अच्छा है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, और उससे सारी एनी के बारे में कराना चाह रहे थे। जैसे ही वो इस रूमर को क्लियर करते हैं ना कि एक्चुअल में वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक्चुअल में बाप बन सकता है, तब चीज़ें उसकी मुँह का मुँह ही बन जाता है। कहीं ना कहीं गूग को भी अब लग रहा था इस चीज़ का अफसोस, लेकिन एनी मना कर देती है और कहती है कि सॉरी ग्रैंडफादर, मुझे पता नहीं था कि मेरी फैमिली यहाँ पर शादी तय करने के लिए लेके आई है। एक्चुअल में मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो लोग ये बात सुन के कहने लगते हैं कि अरे अरे, इसने तो बस यूँ ही बाहर लड़का रखा हुआ है, आप इस बात को इग्नोर करिए। दूसरी तरफ लुओ एनी से मिलने के लिए उस पार्टी में आ रहा था। जिस लड़के से एनी की शादी की बात चल रही थी वो लुओ का फ्रेंड था।
लुओ से वो पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हुआ, वो यहाँ पार्टी में आई हुई है। उसका फ्रेंड भी उसके साथ अंदर पार्टी में जाता है। उसे पता नहीं था कि एक्शन में उसकी होने वाली फियोंसे एनी ही लुओ की गर्लफ्रेंड है। जैसे ही यहाँ पर एनी ग्रैंडफादर को मना करती है तो उनको ये बात उनकी ईगो पे लग जाता है। उनका दूध का धुला पोता परफेक्ट है, फिर भी एनी उसे रिजेक्ट कैसे ही कर सकती है। तभी लुओ बीच में आता और कहता है क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अभी तक कोई भी लोगों की आइडेंटिटी को नहीं जान रहा होता है। वो लोग कहने लगते हैं कि देखा ग्रैंडफादर, हमने कहा था ना, इसने अरे गरे को रखा हुआ है, आपको इसकी बातों का भरोसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एनी अभी चीज़ों को हैंडल आउट करने का कोशिश ही कर रही होती है कि वो लड़का यहाँ पर आ जाता है। एनी को लोगों के साथ देख के समझ जाता है अच्छा तो ये गोलमाल है। अब वो चाह करके भी एनी से कभी शादी नहीं कर सकता। वो उसकी बेस्टी की बंदी जो थी वो यहाँ पे ग्रैंडफादर को समझाता है ग्रैंडफादर मैं एनी को पसंद नहीं करता हूँ, इस बात को हमें ही ख़त्म करते हैं, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। तब जाकर के इन्हें थोड़ा चैन में चैन आता है क्योंकि अगर एनी की शादी उस लड़के से हो जाती तब तो फिर पंगे ही होने वाले थे। वो आराम से प्रेग्नेंट हो सकती थी और ये साथ हार जाते। और इतने दिनों से गु के साथ रहने के बाद भी जी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर कहते हैं याद रखना तुम्हारी बेटी ने नहीं, हमने तुम्हारे रिश्ते को रिजेक्ट किया और आज के बाद मेरा कोई भी बिजनेस डील तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मैंने सोचा था कि इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलेंगे लेकिन तुम लोग उस लायक ही नहीं हो। ये कह के वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग उन्हें फॉलो करते करते वहाँ से चले जाते हैं। एनी सोच रही होती अच्छा हुआ जब मैंने पहले ये चीज़ें क्लियर कर दी। अब जीजी यहाँ पर गु को कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। वो यहाँ पर बहाना कर रहा था तुम्हें पता है कि जैसे तुम्हारी फैमिली की कंडीशन है, मेरी फैमिली तो किसी हालत में हम दोनों की शादी को लेकर के नहीं मानने वाली है। जीजी सोच रही होती है कि अगर वो दोनों जल्दी से ये प्लान नहीं किया और जीजी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर वो ये शर्त तो हार नहीं वाली है। लेकिन उसे ये भी दिख रहा होता है कि गु उससे दूर है, इसी वजह से उसे झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है। गु ये रिपोर्ट देख करके बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोच रहा था कि फाइनली अब जब इस तरीके से जीजी प्रेग्नेंट थी तो वो कहता है मैं अपनी फैमिली से इस प्रेगनेंसी के बारे में ज़रूर ही बात करूँगा। शाम में एनी अपने दोस्त के साथ क्लब में पार्टी कर रही होती है। इस चक्कर में वो यहाँ पर बहुत ही ड्रंक हो जाती है। लोगों को उसका कॉल आ रहा होता है कि आखिरकार वो है कहाँ। इतनी लेट होने के बावजूद भी वो घर नहीं आई। उसकी फ्रेंड उसका कॉल उठाकर बता देती है कि वो लोग क्लब में है और वह तुरंत ही एनी को लेने के लिए आ जाता है। एनी को वह इस तरीके से वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो सोच रहा था कि इसने इतना ड्रिंक क्यों किया होगा। एनी और लुओ वापस से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले मॉर्निंग उसे याद नहीं था कि एक्चुअली में वो उसे कब यहाँ पे लेकर गया, बट वो सोच रही होती है कि वो कभी यहाँ पर प्रेग्नेंट हो पाएगी। अगले दिन वो और जीजी इस तरीके से गो और जीजी दोनों अपना जा रहे होते हैं फैमिली से मिलने के लिए, उन्हें बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर गो को ऐसे अकेला देख करके एनी वहाँ से गुजर रही होती है अपना काम करने के लिए। तो वो उसे रोक करके उसे बात करने का कोशिश करता है, जहाँ पर कि एनी उसे कहती है वक्त से पहले खुश होनी अच्छी बात नहीं होती, तुम पहले कंफर्म तो हो लो कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है। अब गो के मन में वो डाउट डाल देती है। हालांकि वो जीजी से कुछ कहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो जीजी से छुपा करके अपना टेस्ट करने के लिए ज़रूरी दे देता है, क्योंकि इन 2-3 दिनों में उसे बहुत सारे लोगों ने अननोन नंबर से कॉल करके बोला था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता और इस बात को काफ़ी कैजुअली ले रहा होता है। ये चीज़ लुओ करा रहा था ताकि गो को डाउट हो और वो एक्शन में अपना टेस्ट कराए, तभी उसे पता चलेगा। अगले दिन वो लोग उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उसके डैड एक्चुअल में इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन उसकी मॉम खुश रहती है ये जानते हुए कि जीजी एक्चुअल में गो के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट रहता और शर्त के हिसाब से उन्हें इस तरीके से कंपनी का शेयर्स भी तो मिलने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लुओ एनी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। एनी उसे कहती है कि एक्चुअल में जीजी गो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं है। कल रात मतलब कुछ टाइम पहले उसने 8 मेल मॉडल बुक किए थे, उन्हें फ़ोटोज़ भी दिखाता है, लेकिन जीजी कह रही होती है कि झूठ बोल रही है, फ़ोटोज़ फेक हैं। गो को भी लगने लगता है अनटिल उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसने यहाँ पे चेकअप करने के लिए दिया हुआ था ना अपना, तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में वो सच में कभी बाप नहीं बन सकता। तो वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने एक्चुअल में मुझे झूठ बोला, मुझे चीट किया।
उसकी मॉम का। तो ये सुन कर के हालत ही ख़राब हो जाता है कि उनका एक लौता बेटा जो कि घर का आगे वंश बढ़ाने वाला था, वो तो एक्चुअल में इस तरीके से बाप बनने के लायक ही नहीं है। वो लोग जीजी से तुरंत ही अपना रिश्ता कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उसने इस तरीके से उसे झूठ बोला था। अब जीजी की और भी ज़्यादा पिटाई ना हो इस वजह से एनी उसे लेकर के घर जाती है क्योंकि बाकी बची हुई पिटाई तो उसके डैड ही उसे लगाने वाले हैं। घर पे जीजी जाते हुए रो कर के अपने डैड को बताती है कि एनी ने उसे बुली किया। पूछते हैं हुआ क्या, तो बताते हैं कि गू की फैमिली ने शादी करने से मना कर दिया। अब वो लोग पूछ रहे थे क्यों भाई, तो जीजी उन्हें भी फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं लीजिए देखिए अपनी बेटी की हरकतें। एक्चुअल में यहाँ पर उसने एक मेल मॉडल बुक किए थे। वो बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं और कंपनी के जो भी शेयर्स थे वो भी वापस लेने की बात करने लगते हैं। हालांकि एनी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये होते ही जीजी और उसके माँ वो प्लान कर रहे थे कि एनी के डैड को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो अगर तुमसे तुम्हारे शेयर छीनेंगे तो वो उन्हें भी वही स्लो पॉइजन दे देती है जिस वजह से कि वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। लुओ वहाँ पर जाता है और वो देखते हैं, उसे पहचान जाता है किसी भी एनी वाला ही स्लो पॉइजन दिया गया है। और वो इनडायरेक्टली जीजी की मॉम को कमेंट कर रहा होता है कि वह सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। उसकी मॉम इस बात से घबरा जाती है लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो पूछती है क्या हुआ मेरे डैड को, तो लुओ बताता है कि एक्चुअल में उन्हें भी वही पॉइजन दिया गया है जो कि तुम्हें दिया गया था। तो वो पूछने लगती है आखिरकार वो पॉइजन दिया किसने होगा। वो कहता है ऑब्वियस सी बात है, खाने पीने की सारी चीज़ों का ध्यान तो यहाँ पे तुम्हारी स्टेप मदर ही रखती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अलावा और कौन ही होने वाला है। अब वो थोड़ी ही देर में ऐसे लुओ को मिलने के लिए बुलाती है। अब लुओ जब मिलने के लिए जाता है तो वो उसे पैसे ऑफर कर रही होती है और ये बात उसे छुपाने के लिए कहती है, बट वो साफ तौर से मना कर देता है और कहता है कि एक्चुअल में ये मेरे मेडिकल एथिक के ख़राब होगा। जब मैंने यहाँ पर पता कर लिया तो मैं भला इस बात से क्यों ही मुकरने वाला हूँ। अनटिल एंड अनलेस तुम वो बचे हुए शेयर्स इस तरीके से एनी को वापस लौटा दो। तो वो ये बात मान जाती है। अगले ही दिन सेक्रेटरी के थ्रू सारे शेयर्स यहाँ पर एनी के नाम कर देती है, लेकिन वो पेपर्स फेक थे, वो वैलिड नहीं हो रहे होते हैं। उन लोगों ने ये शेयर सेल करने का प्लान किया हुआ था। सारे काम सही तरीके से हो रहे थे तो यहाँ पर एनी को समझ में नहीं आता है। और इधर वो दोनों ही फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं जहाँ पर कि लुओ एनी को समझा रहा था कि अगर चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है। एनी कहती यही तो प्रॉब्लम है कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही स्मूथली चल रही हैं। इधर वो इस तरीके से हॉस्पिटल में उसके डैड के साथ थी तो एनी अपने डैड से बात करने के लिए जाती है। वो कहती है मुझे मेरे डैड से अकेले में बात करना है। तो वो दोनों को बाहर भेज दिया जाता है। उसके डैड कहते हैं बोलो तुम्हें मुझसे क्या अकेले में बात करना है। वो उसे कहती है आपकी तबीयत नहीं ख़राब हुई है, एक्चुअल में आपको पॉइजन दिया गया है। ये सुनते ही वो शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहती है और आपको पॉइजन देने वाली कोई और नहीं, आपकी खुद की वाइफ ही है। उन्हें और भी ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पर, तो सारी सच्चाई यहाँ पर है नहीं सामने ऐसे खोल के रख देती और कहती है अगर आपको भरोसा नहीं होता कि आपकी नई फैमिली ने ही दिया है तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ, आगे आपकी मर्जी है। उन्हें रिग्रेट होने लगता है इस बात का कि उन्होंने गलत इंसान को चूज कर लिया दोबारा शादी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एनी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो लुओ से बात करते करते वहाँ से निकल रही होती तभी कुछ लोग आकर के उसे किडनैप करके लेकर के जाते हैं और लुओ को वही फ्रेंड देख लेता है और वो देखते ही यहाँ पर तुरंत लुओ को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। इस बात से लुओ काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिरकार एनी को कौन ही किडनैप करके लेके गया और उसे ढूंढने के लिए निकलता है। तब तक उसका फ्रेंड उन गुंडे लोगों को रोकने का कोशिश कर रहा होता है। थैंकफुली यहाँ पे लुओ आ जाता है और वह एनी को सेव कर लेता है। एनी उस लव डोज के नशे में थी गुंडे लोगों को, तो यहाँ पे लुओ का फ्रेंड उसे सेव करके लेकर के जाता है और यहाँ पर वो एनी को संभाल रहा होता है। एनी इस तरीके से दवा के नशे में थी तो वो दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद जब एनी को होश आता है तो वो जानना चाहती थी कि आखिरकार किसने उसे ये लव डोज दिया है। लुओ से कहता है डोंट वरी, मैंने उन गुंडे लोगों को पकड़ करके रखा हुआ, तुम चाहो तो जा करके उससे सवाल जवाब कर सकती हूँ। इस बात से एनी काफ़ी खुश हो जाती है। वो बाहर पूछने के लिए जाती है तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये सब कुछ जीजी और उसकी मॉम का किया हुआ है। अब वो जानती थी कि कहीं ना कहीं ये उन्हीं का किया हुआ होगा। अगले दिन एनी के डैड इस तरीके से हॉस्पिटल से निकल करके बाहर आते हैं जहाँ पर कि मतलब वो ठीक हो चुके थे और ये देख करके वो लोग थोड़ी सी सैड हो जाती है। अगर ये ज़िंदा बच गया तो फिर उनके लिए पंगे ही क्रिएट करेगा। तब तक तो उनके साथ साथ लो और एनी भी आ जाते हैं और यहाँ पर
वो लोग अपने साथ पुलिस लेकर के आए हुए थे उसके डैड को इस तरीके से पॉइजन देने के लिए, लेकिन यहाँ पर जीजी की मॉम ने अपना पलड़ा पहले ही झाड़ लिया था और यहाँ पर वो इस तरीके से सारा ब्लेम यहाँ पर जीजी को डाल देती है। ये कहते हुए मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। पुलिस उसी की बेटी को पकड़ करके लेकर के जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो अब भी ऐसे यानी कि डैड के साथ रहने वाली थी, क्योंकि उसकी गलती प्रूफ नहीं हुई थी और उसके डैड उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इसी वजह से वो उसे रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं यहाँ पे। और उसकी मॉम बहुत ही बड़ी शातिर खिलाड़ी थी, उसने सब सारा गेम सोच समझ करके खेला हुआ था। घर लौटते समय एनी यहाँ पे लुओ से बोल भी रही होती है, अगर उस लड़की ने औरत ने वापस से मेरे डैड को हर्ट करने का कोशिश किया तो वो कहता भी है कि वो तुरंत ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि अभी भी उसकी बेटी को जेल हुआ है। लेकिन उस औरत को बिल्कुल भी चैन नहीं था। लेट नाइट ही वो यहाँ पे लुओ के डैड की कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी करके वहाँ से फ़रार होना चाह रही थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है और कहती, इतने सालों से मैं तुम्हें अपनी बीवी बना करके रखा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए और तुम वो पैसे ऐसे तो देने नहीं वाले, तुम मेरी बेटी के शेयर्स अपनी बेटी को दे देते, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। गुस्से में आकर के वो खुद को सेव करने के लिए इस तरीके से अपने हस्बैंड पर अटैक कर देती है। उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करी है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि थैंकफुली एनी और लुओ ने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया था और अब अटेम्प्टेड मर्डर का केस भी उस पर चलने वाला था, बाकी और सारे केस के साथ। इसी वजह से यहाँ पर पुलिस फाइनली उसे पकड़ के लेकर के जाती है। जाने से पहले उसने कन्फेस किया था कि किस तरीके से उसने यहाँ पे एनी की मॉम को जान से मारा। अब ये बातें जानने के बाद एनी बहुत ही शौक हो जाती है, बहुत ही सैड हो जाती है, पर थैंकफुली यहाँ पर कम से कम अब उसे जेल हो रहा होता है। उसकी मॉम को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। अगले कुछ दिन एनी और लुओ के लाइफ के बिल्कुल सही गुजरते हैं। कहानी के एंडिंग में यहाँ पर एनी को पता चल जाता है कि लुओ एक्चुअल में कोई प्ले बॉय नहीं है, वो एक रिच सीईओ है। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में वो उसे बचपन से ही प्यार करता है। उसकी पर्सनल डायरी उसके हाथ लग जाती है। जब उस डायरी को वो ओपन करती है तो वो देखते ही शॉक हो जाती है। उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक्चुअल में लुओ जो है उससे इतना सडन वाला, इतना सीरियस वाला, हिडन वाला प्यार करता है। वो उसे कहती है, अगर तुमने मुझे ये बात पहले बताया होता तो शायद यहाँ पर हम दोनों एक रियल रिलेशनशिप में होते हैं। वो कहता है, मैंने बताने का कोशिश किया था बट शायद तुम सुनी नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल गू से टूटा हुआ था। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं वो सही कह रहा है। फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं और इन दोनों के ऐसी हैप्पी रिलेशनशिप के साथ हमारा ये ड्रामा भी यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।